नमस्कार। कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में मैं हूं मनोहर मनोज। दोस्तों, आज मैं फिर किसी समसामयिक मुद्दे पर बात करूंगा। दोस्तों, कहना न होगा, पिछले एक महीने में इस कोरोना के मद्देनजर जो मुद्दा हमारी सुर्खियों में अहम रहा वो था देश भर में फैले कथित प्रवासी श्रमिकों के घर के आगमन का मुद्दा। करीब 2 महीने पहले जिस तरीके से कोरोना महामारी के बचाव के लिए आनन फानन में सिर्फ 4 घंटे के मोहलत पर देशव्यापी लॉकडाउन यानी देशबंदी की घोषणा की गई, जबकि वह घोषणा जिससे अनेकानेक पहलू जुड़े हुए थे। कोई कहीं पर ट्रैवल पे गया था, कोई कहीं पर नौकरी कर रहा था, कोई कहीं पर बेहद परेशानी में था, जिसके न रहने का ठिकाना, न पास में पैसे, न खाने का ठिकाना। और इस महामारी के नाम पर उन्हें ये सीधे फरमान जारी कर दिया गया कि आप जहां पर हो ठीक वहीं पर कैद रहें। और ये 21 दिन की लॉकडाउन की घोषणा बाद में 3 बार बढ़ाई जा चुकी। मई महीने में आकर के एक छोटा सा एक आदेश में मॉडिफिकेशन दिया गया कि अब स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी देश भर में अनेकानेक क्षेत्रों में। जो हमारे मजदूर हैं, जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा जाता है, जिस पर अब आपत्ति की जा रही है, प्रवासी मजदूर भी इस देश के नागरिक हैं और यह पूरा देश अपने आप में एक इंटाइटी है, एक यूनिट है। जिस देश का एक जगह का कच्चे माल दूसरे जगह जाता है, एक जगह का मानव संसाधन मांग और आपूर्ति के नियम के मुताबिक दूसरे जगह जाता है, एक जगह का तैयार माल मांग और आपूर्ति के तहत एक जगह से दूसरे जगह जाता है। एक सरकारी कर्मचारी अपने पदस्थापन और सरकार की जरूरतों के मुताबिक एक जगह से दूसरे स्थान को स्थानापन्न करते हैं। ऐसे में वह श्रमिक जो पूरे देश का एक अहम निर्माता है, जो उत्पादन के 5 प्रमुख तत्वों में से एक अहम तत्व है, एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर पूरी दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक आइडियोलॉजी निर्मित हुई हो, एक ऐसा एलिमेंट जो इंस्टेंटली किसी भी उत्पादन प्रक्रिया को मोटिवेट करता है, एक ऐसा कारक चाहे वो कितना भी पूंजी, तकनीक, संगठन और साहस हो, उसके बिना किसी भी उत्पादन कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। वह श्रमिक जो हमारे देश के अनेकानेक हिस्सों में है, जिसके अपने अस्थायी आवास नहीं है, जो या तो किराए के मकानों में रहता है या सीजन के टाइम में 4 या 6 महीने के लिए जैसे भी महानगरों में और औद्योगिक केंद्रों में या अलग अलग जगहों पर अपना बसेरा करता है, वह श्रमिक इस लॉकडाउन में बिल्कुल कैद हो गया। कहना न होगा, इस महामारी के नाम पर जो जीने का अधिकार, जो एक फंडामेंटल राइट है, जो एक निजता का अधिकार, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसका गला घोट दिया गया। क्यों? क्योंकि एक बदहवासी का आलम था, एक पैनिक का आलम था कि एक ऐसी महामारी फैल गई है जिसमें लोगों का कहीं निकलना और कहीं पर इकट्ठा होना इस छुआछूत की बीमारी को कई गुना बढ़ा देगा। बात तो लाजमी थी, परंतु इस फैसले का कैसा असर पड़ेगा इसकी कल्पना लगता है यह पहली बार पेंडेमिक आया था उसका एहसास लोग नहीं कर पाए। हमारे नीति निर्माता, हमारे निर्णयकर्ता और हमारे देश के नियामक इस बात की कल्पना और इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि यह फैसला किस तरीके से, बुरी तरीके से प्रभावित करेगा लोगों के जीवन, खाने पीने, रहने। वो किस परिस्थिति में कहां पर फंसे पड़े हैं, उनके घर का आलम क्या है, कहीं जीवन, कहीं मृत्यु, कहीं बीमारी, कहीं दुर्घटना, कहीं पैसे की किल्लत, कहीं तमाम निजी और पारिवारिक परिस्थितियां। लेकिन इस फैसले के तहत इस तरीके से कैद हो गई कि महामारी से जो खतरा हो रहा था तो वो हो ही रहा था। इस महामारी के नाम पर लॉकडाउन के जरिए एक इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया गया जिससे इस महामारी के आपदा राहत को पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा हुई। जिस फैसले से इस महामारी के जरिए इकट्ठा होने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में बाधा हुई। कहा गया कि जहां पड़े हैं उनके लिए कम्युनिटी किचन चलाया जाएगा, वहां पर गैर सरकारी संगठनों के द्वारा लाखों लोगों को खाने का इंतजाम किया जाएगा। दोस्तों, इस इंतजाम के जरिए
इकट्ठा होने की परिपाटी को बढ़ावा देने की बात थी। हर व्यक्ति यह तय करता है कि संकट काल में, आपदा काल में और निजी परेशानी के काल में वह क्या करना चाहता है। यह फैसला उन पर छोड़िए। यह फैसला उन पर छोड़ा जाता कि आप अपने घरों में और परिवारों के साथ जाना चाहते हैं या आप जहां पर हैं वहीं पर अपने आप को जो है रहना उचित समझते हैं। ये फैसला आप करिए। और उन्हें 5, 6 या 7 दिनों का एक सेफ पैसेज, एक सेफ टाइम लिमिट दिया जाता और सब लोग अपने अपने ठिकानों पर चले जाते। देश में अभी महामारी का बस महज एक आगमन हुआ था। पूरी दुनिया के परिदृश्य में यह एक घटना इस तरीके से सनसनीखेज बनकर के उभरी थी कि हमारे भारत देश के भी सत्ता के नियामकों में यह इस तरह की पैनिक फैल गई कि पूरी दुनिया का यह परिदृश्य कहीं हमारे भारत देश में भी ना आ जाए। यह एक नोशनल, यह एक हाइपोथेटिकल एक पैनिक मोड क्रिएट किया गया। वह यह इस बात को भूल गए कि भारतीय विशाल जनजीवन की जो ये विशाल जो परिस्थिति है वह किस तरीके से प्रभावित होने जा रही है। और इस पर तमाम जो है क्रिया प्रतिक्रिया विश्लेषण सोशल मीडिया और कन्वेंशनल मीडिया में आया और इस पर 2 गुटों में लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। जो लोग पैनिक मोड में थे उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि करोड़ों लोगों के गला घोटने के समान इस निर्णय से क्या उन्हें परेशानी होगी। करीब 1.5 महीने के बाद मई महीने में जब वो श्रमिक जो बिल्कुल एकदम घुटे माहौल में रह रहे थे, जिनमें एक खौफ था, जिनकी आर्थिक परिस्थिति जो है उन्हें इस बात के लिए इजाजत नहीं दे रही थी, जिन्हें पारिवारिक परिस्थिति उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी, जिनके मकान मालिक किराया लेने में तंग कर रहे थे, जिन्हें इस बात का डर था कि इस संकट काल में हम काश अपने बीवी बच्चों और माँ बाप के साथ रहते। तो मई महीने में सरकार ने आनंद फानंद में निर्णय लिया। पहले कहा गया कि बसों से पहुंचाया जाएगा, फिर कुछ राज्य सरकारों ने मांग की कि नहीं, जब तक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था केंद्र सरकार नहीं करेगी तब तक देश के अनेक हिस्सों से श्रमिकों को ले आना मुश्किल होगा। सरकार ने जो है स्पेशल ट्रेन चलाने का भी प्रावधान किया, परंतु उस स्पेशल ट्रेन के जरिए जो प्रक्रिया अपनाई गई कि श्रमिकों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। हम सब जानते हैं कि हमारे कितने श्रमिक पढ़े लिखे हैं, कितने डिजिटल सेवी हैं, कितने टेक्नो सेवी हैं और हमारा इंतजामिया उन्हें कितनी मदद कर रहा है। एक पैनिक मोड फैल गया पूरे देश के। तो हजारों श्रमिकों ने पैदल रास्ता नापने का प्रयास किया, कोई साइकिल से, कोई पैदल, कोई किसी भी तरीके से, कोई अवैध ट्रकों में, कोई तेल के पंप गाड़ियों में, कोई वो कॉन्ट्रैक्चुअल जो मशीनें होती हैं उसमें बैठ करके जैसे तैसे वो अपने घरों की ओर जाना चाह रहे थे। औने पौने दाम दे करके एक जगह से दूसरे जगह के लिए 4-4 हजार रुपए दे करके हमारे प्रवासी श्रमिक अपनी जान बचाने के लिए और अपनी इस संकट काल में अपने आप को बेहतर जगह पर पहुंचाने के लिए, अपने आप को ठिकाने पर ले जाने के लिए, अपने को महफूज करने के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया। तब जाकर के हमारे देश के इंतजामिया को कान खुला। हमारे देश के तमाम लोगों ने इस बात को बड़े अच्छे से देखा कि कैसे हमारा मजदूर वर्ग किस तरीके से परेशान हुआ है। और वह निर्णय जो केंद्र सरकार का निर्णय था, जब प्रवासी श्रमिकों को बुलाने की बात आई तो राज्य सरकारों पर यह फैसला दे दिया गया कि आप ये तय करें कि आप अपने प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्य में बुलाना चाहते हैं, आपके यहाँ ट्रेन से आने की इजाजत देना चाहते हैं। लेकिन इस मजदूरों के बहाने आज एक बड़ा विमर्श यह भी बना है, जो मेरे आज इस कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा है, कि प्रवासी श्रमिक इन्हें कहा क्यों जाता है। दूसरा एक विमर्श का मुद्दा यह बना है कि ये सब मजदूर अपने राज्यों में और अपने ठिकानों में काम के अभाव में, रोजगार के अभाव में दूसरे शहरों का रुख करते हैं। यह परिपाटी ही अपने आप में बेहद गलत है। जैसा कि मैंने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि दुनिया में हर एक देश जो एक संप्रभु देश है, वो अपने आप में समूचे देश का भूभाग और उसकी जनसंख्या अपने आप में एक यूनिट होती है, एक एंटाइटी होती है। उसमें इस बात का प्रावधान नहीं होता है कि उसके हर राज्य अपने देश की तरह है और उनके नागरिकों पर केवल उनके राज्यों का अधिकार है और वह नागरिक केवल अपने राज्य में और केवल अपने भूभाग में ही अपनी आजीविका, अपनी नौकरी और अपना जीवन बसर कर सकते हैं। जब देश की परिकल्पना की जाती है
जब एक नेशन स्टेट की बात की जाती है, एक संप्रभु राज्य की बात की जाती है, तो मैंने पहले कहा कि उसका कच्चा माल, कहीं का कच्चा माल कहीं जा सकता है, कहीं का मानव संसाधन कहीं जा सकता है, कहीं का तैयार माल कहीं का कहीं जा सकता है। केवल अंतर इस बात का होता है कि डिमांड और सप्लाई का जो नियम जो है वह मोबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर तय करता है। तो मैं इस बात से एक तरह से इत्तेफाक नहीं करता हूं कि श्रमिकों को अपने जगह पे ही रहना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना घर, अपना परिवार प्यारा होता है, लेकिन वह बाहर जाने का निर्णय तभी लेता है, चाहे वो देश के भी बाहर जाने का, जब वो अपने जीवन में बेहतर करना चाहता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे अपने जीवन के बेहतर भविष्य बनाने को लेकर के हो। और देश में कहीं आना जाना ये उसका स्वाभाविक अधिकार है। एक जगह का श्रमिक दूसरे जगह वो बलात् नहीं जाते, जबरदस्ती नहीं जाते, कहीं पर जाकर वो कब्जा नहीं करते, कहीं पर जाकर के वो कोई अवैध कारोबार नहीं करते। कहीं न कहीं उस इलाके में उन श्रमिकों के टेक्निकल नॉलेज की, उन श्रमिकों के शारीरिक श्रम की मांग होती है, और वह कहीं न कहीं उस श्रमिक को बेहतर पारिश्रमिक या बेहतर अवसर की जो है उपलब्धता होती है। इस वजह से पूरे नेशन स्टेट के तमाम उत्पादन के कारक जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, मोबाइल होते हैं। आज यह संकट काल था, और इस संकट काल में हर व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार था कि वो अपने घरों में जाना चाहता है या जहां वो प्रवास कर रहा है वहां रहना चाहता है। सरकार को उस पर बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। और कहीं न कहीं लॉकडाउन के 2 महीने के उपरांत सरकारों के पास एक तरह से कंफ्यूज्ड माइंड था कि इन श्रमिकों को अपने घर छोड़ें, या जो है देश की जो बिगड़ती माली हालत और आर्थिक हालत हो रही है, तो उन जगहों पर अगर फिर से फैक्ट्रियां चलेंगी, आर्थिक गतिविधियां चलेंगी, तो उन श्रमिकों की फिर से मांग होगी। बहरहाल इस तरीके का परिवेश अभी देश के किसी भूभाग में नहीं बना हुआ है। जो श्रमिक अपने अस्थायी घरों में या अपने मकानों में रहते हैं वो ये रुकने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन जो प्रवासी श्रमिक हैं, अगर वो अपने भय के वातावरण में, अभाव के वातावरण में और इस संकट काल में अपने घरों को जाना चाहते हैं, तो सरकार को ये ऑप्शन पूरे तौर पर देना चाहिए था कि वो आप अपने घरों पर जाएं और सरकार उनके क्वारंटाइन, उनके चेकिंग और उनके सुरक्षित रूप से घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। लेकिन जब देश में पुनः आर्थिक गतिविधियां फिर से तेज चलेंगी, तो देश के हर श्रमिक को पुनः यह ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो जहां चाहे डिमांड और आपूर्ति के शक्तियों के तहत वो आ और जा सकते हैं। इसको लेकर के इस विमर्श की कोई जरूरत नहीं है कि बिहार के श्रमिक बिहार में ही जैसे तैसे रहे, चाहे मनरेगा की मजदूरी करें या सरकार रातों रात फैक्ट्री लगाए, या यूपी और उड़ीसा के श्रमिक ऐसे करें। यह एक पूरा देश अपने आप में एक यूनिट है, एक इंटाइटी है। जिस तरीके से बॉम्बे में तैयार फैक्ट्रियों में उत्पाद पूरे देश के हिस्से में जाता है, एक जगह का कच्चा माल पूरे देश के हिस्से में जाता है, ठीक उसी तरह देश के तमाम प्रवासी श्रमिक जो हैं वो अपने मांग और आपूर्ति के तहत अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने निर्णय के मुताबिक देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। इसी तरह यह कहना बिल्कुल ये नोशनल गलत है कि प्रवासी श्रमिक जो है कहीं जा करके वो अपने आप को बेइज्जत करते हैं या अपने आप को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में लाते हैं, या उस राज्य का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। हर राज्य के अपने एडवांटेज हैं अलग अलग प्रोडक्शन फैक्टर के, उसके तहत अगर कहीं ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा है तो पूरे देश में वो सम्मान के साथ, सुविधा के साथ और बेहतर कार्य परिस्थितियों के साथ अगर वो काम करने जाते हैं, तो कहीं से भी ये राष्ट्र की परिकल्पना के खिलाफ नहीं है। सरकारों को बस ये करना चाहिए कि जो भी श्रमिक आते हैं माइग्रेंट होकर के या डिमांड होकर के, उनके लिए तमाम अनुकूल परिस्थितियां और वो सारे अधिकार पूरे तौर पर मुहैया की जानी चाहिए। इसलिए इस देश को इस कंफ्यूजन को समाप्त करना होगा। बहरहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। पुनः आपसे भेंट होगी फिर किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, सब खैर, गुड बाय।